सुप्रभात। मैं हिंदी एडुकेटर उषा रानी SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग वाली ध्वनियों का वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले देखते हैं अनुस्वार वाली ध्वनियों को। ये जो मैंने यहाँ पर वर्ग लिखे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। यहाँ इन सभी का उच्चारण स्थान के आधार पर इनको रखा गया है, ठीक है। ये जो इनका हर वर्ग का 5वां वर्ण है, यही अनुस्वार रूप में प्रयोग किया जाता है। इन सभी का उच्चारण स्थान भी समान है, जो हम नासिका से इनका उच्चारण करते हैं, और ये पांचों वर्ण ही क्या कहे जाते हैं? पंचम अक्षर कहे जाते हैं, ठीक है। ये पंचम अक्षर ही शब्दों में अनुस्वार का रूप ले लेते हैं। आगे देखिए, य, र, ल और व, स, श, श, स और ह, ठीक है। ये सम उपसर्ग के बाद अगर इन वर्णों से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो वह अनुस्वार में बदल जाता है। क्या? म। वहाँ म जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले देखिए अंग। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कंगन शब्द, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है उस वर्ण से अगला वर्ण किस वर्ग का है? तो ग किस वर्ग का है? क वर्ग का है। और क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? अंग है, ठीक है। तो ये अनुस्वार जो लगा है यह अंग के लिए लगा है। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम करेंगे क और अ, ठीक है। फिर इस अनुस्वार को देखेंगे, यह अनुस्वार किस वर्ग का पंचम वर्ण है? तो ग जो है ये क वर्ग में आता है, ठीक है। क वर्ग का पंचम वर्ण हमने यहाँ अनुस्वार में दर्शा लिया, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे ग और अ, न और अ, ठीक है। तो कंगन शब्द का वर्ण विच्छेद कुछ इस प्रकार होगा। क अ ग ग अ न अ, ठीक है। आगे देखिए चंचल शब्द से च का वर्ण विच्छेद करेंगे पहले हम, च जमा अ, ठीक है। अब हम देखेंगे ये अनुस्वार है और इससे अगला वर्ण है च। तो च का पंचम वर्ण क्या होता है? च का पंचम वर्ण होता है य, ठीक है। तो च अ ये अधूरा होता है, ठीक है। इसलिए हम इसमें अ नहीं जोड़ेंगे। और उसके बाद हम करेंगे च का, और उसके बाद हम करेंगे ल। तो आया बच्चों समझ में? आगे देखिए, ये डंडा। तो हम सबसे पहले करेंगे ड का वर्ण विच्छेद, फिर अनुस्वार आया हुआ है तो अगला वर्ण देखेंगे। अगला वर्ण है ट वर्ग का, ठीक है। तो ट वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा अण। तो यहाँ पर अण अधूरा लिख देंगे और फिर करेंगे ड का वर्ण विच्छेद और फिर करेंगे आ। तो ठीक है। आगे देखिए, दंत शब्द दिया गया है। सबसे पहले कीजिए द का वर्ण विच्छेद। अनुस्वार के बाद क्या है? त है, त थ द ध न, ठीक है। हमें क्या मिला? न। तो यहाँ हम लिख देंगे न अधूरा, हलंत के साथ लिखेंगे तो अपने आप ही अधूरा हो जाएगा। और आगे है हमारा त और अ, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि यहाँ अनुस्वार का वर्ण विच्छेद आप लोगों को करना आ गया होगा। आगे देखिए, अनुनासिक ध्वनि। यह कौन सी ध्वनि है? अनुनासिक, जिसका निशान है यह है चंद्र बिंदु, ठीक है। चंद्र बिंदु यहाँ देखिए चांद पर लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा चंद्र बिंदु है और जो हमारे स्वर हैं, हमारे स्वरों की यह विशेषता है कि वे चंद्र बिंदु को धारण करने की क्षमता रखते हैं। अगर जैसे मैं आपको यहीं दिखा देती हूँ, जैसे चांद शब्द है, ठीक है, च में आ जुड़ा हुआ है, तो इस अनुनासिक ध्वनि को हम आ के साथ ही रख देंगे। च आ द अ, चांद, ठीक है। इसी प्रकार गेहूं में देखिए, गे का पर पहले हम वर्ण विच्छेद करेंगे ग
ए। ठीक है, अब हूँ का करेंगे है, पहले लगाएंगे इसकी मात्रा। ठीक है, ऊ, और अब क्या करेंगे, इसी पर इसका चंद्र बिंदु लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक स्वर है और स्वर चंद्र बिंदु को धारण कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, घ ऊ, अब चंद्र बिंदु किस पर लगेगा, ऊ पर लगेगा। ठीक है, फिर घ का वर्ण विच्छेद करेंगे। र में किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हम ऊ की मात्रा को इस प्रकार लिख देंगे। र के साथ अगर आपको ऊ का प्रयोग करना हो, मात्राओं का प्रयोग करना हो, तो इस प्रकार किया जाता है, ना कि इस प्रकार, ना ही इस प्रकार। ये दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। किस प्रकार किया जाएगा, अगर छोटे ऊ का प्रयोग करना हो तो इस प्रकार किया जाता है, और बड़े ऊ का प्रयोग करना हो तो इस प्रकार किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, क्या होता है कि कई बार जो हमारा अनुनासिक चिन्ह होता है वह अनुस्वार में बदल जाता है। और कब बदल जाता है, जब कोई मात्रा शिरोरेखा से ऊपर आती है और वहाँ चंद्र बिंदु लगा होता है, तो वह बिंदु किस में बदल जाता है। मान लो यहाँ ये चंद्र बिंदु आना चाहिए, लेकिन हम इसे ऐसे ना लिखकर हम इसे बिंदु में बदल देंगे। यह तरीका क्या है, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखेंगे म, अब यहाँ मात्रा हमारे साथ कौन सी लगी हुई है, ऐ की मात्रा। अब हम यहाँ इसे जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तब तो चंद्र बिंदु में दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, इसे इस प्रकार न लिखकर इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए, नहीं शब्द में न, अ, ह और ई। अब यहाँ पर ई की मात्रा बड़ी है तो हम यहाँ इसे चंद्र बिंदु में ना दिखाकर बिंदु में ही दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो शिरोरेखा से ऊपर मात्राएं होती हैं वहाँ चंद्र बिंदु में उन्हें दिखाया नहीं जाता, बल्कि बिंदु में दिखाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमने मैं ए में इसे न दिखाकर क्या कर दिया, ये जो होगा ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा बल्कि ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अह का वर्ण विच्छेद। अह यानी विसर्ग। विसर्ग में देखिए, प्रातः शब्द दिया गया है तो र का रूप तो आपने सीख ही लिया है। पदेन र है तो ये पूरा र होगा, और किसके पैर में लगा हुआ है, पै के पैर में लगा हुआ है तो पै को कर देगा अधूरा। तो प, र, आ, त और अ के साथ ही ये विसर्ग हमारे आ जाएंगे। उसी प्रकार देखिए, अतः शब्द में तो अ तो हमारा पहले से स्वर है, इसके टुकड़े तो होंगे नहीं। अब त और अ के साथ ये विसर्ग। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का वर्ण विच्छेद अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा वर्ण विच्छेद का पूरा भाग जो मैंने आपको मात्राओं से सिखाया। शुरू से मैं आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ से शुरू किया था कि मात्रा कोई होती नहीं है, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, फिर हमने इनका वर्ण विच्छेद सीखा था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको हर तरह की मात्रा वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद सिखाया। इसके बाद हमने सीखे र के रूप। र के रूप में आप हमेशा वर्ण विच्छेद के समय याद रखिए, रेफ र है तो उसे फूलों की पत्तियां मानिए, और पदेन र है तो उसे कंकड़ मानिए। जब आप उसका वर्ण विच्छेद करें तो आप याद रखें ये पत्तियां हैं या कंकड़ हैं, ये पत्तियां हैं या कंकड़ है। इस प्रकार से अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी से उनका वर्ण विच्छेद भी कर पाएंगे और उनका उच्चारण भी कर पाएंगे। ठीक है, आगे ये हमने सीखा था। ये था हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, तो ओके, टिल दैट, बाय बाय।